हेलो दोस्तों, नमस्कार। थ्री टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 1 में गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग गुप्त शासकों की उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उत्पत्ति। दोस्तों, जो गुप्त शासक हैं इनकी उत्पत्ति के संबंध में बहुत मतभेद हैं। दोस्तों, अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से विभिन्न मत दिए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मत हैं गुप्त शासकों की उत्पत्ति के विषय में। शूद्र अथवा निम्न उत्पत्ति का मत, वैश्य होने का मत, क्षत्रिय होने का मत, ब्राह्मण होने का मत। शूद्र अथवा निम्न उत्पत्ति का मत। गुप्तों को शूद्र बताने वाले विद्वानों में काशी प्रसाद जायसवाल का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जायसवाल की यह धारणा है कि गुप्त नरेशों ने निम्न वर्ण से संबंध होने के कारण ही अपने अभिलेखों में जाति का उल्लेख नहीं किया है। इनकी यह धारणा है, निम्न वर्ण से संबंध होने के कारण गुप्तों ने अपने अभिलेखों में जाति का उल्लेख नहीं किया है। अपने मत की पुष्टि के लिए काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने मत की पुष्टि के लिए कौमुदी महोत्सव एक नाटक है नामक एक नाटक ग्रंथ का सहारा लिया है, जिसकी रचना संभवतः वज्जिका नामक कवित्री ने किया था। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक ग्रंथ की रचना किसने की? वज्जिका नाम की कवित्री ने किया था। वैश्य होने का मत। वैश्य होने के मत में एलन एस.के. आयंगर, अनंत सदाशिव अल्टेकर, रोमिला थापर, राम शरण शर्मा जैसे कुछ विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते हैं। अपने मत के समर्थन के लिए अल्टेकर महोदय ने विष्णु पुराण के एक श्लोक का सहारा लिया है, जिसके अनुसार ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा शब्द, क्षत्रिय वर्मा शब्द, वैश्य गुप्त शब्द तथा शूद्र दास शब्द को लिखेंगे। क्षत्रिय होने का मत। सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा आदि कुछ विद्वान गुप्तों को क्षत्रिय जाति का मानते हैं। ब्राह्मण होने का मत। गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी मत अब तक दिए गए हैं, उनमें उनको ब्राह्मण जाति से संबंधित करने का मत तर्कसंगत प्रतीत होता है। दोस्तों, जितने भी मत गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए हैं, उन मतों में ब्राह्मण जाति सबसे तर्कसंगत प्रतीत होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि गुप्तवंशी लोग धारण गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? तो धारण गोत्र के थे। इसका उल्लेख चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूर्णा ताम्रपत्र में किया है। किसमें किया है? पूर्णा ताम्रपत्र में किया है। मूल निवास स्थान बंगाल। एलन गांगुली तथा रमेश चंद्र मजूमदार जैसे विद्वान गुप्तों का मूल निवास स्थान बंगाल में निर्धारित करते हैं। किसमें निर्धारित करते हैं? बंगाल में। मगध। पुराणों पर दृष्टिपात अर्थात पुराणों का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि गुप्तों का आदि संबंध मगध से था। इस संबंध में विंटर नित्य का विचार है कि विष्णु पुराण गुप्तकालीन रचना है। जो विष्णु पुराण है वह गुप्तकालीन रचना है, अतः इसे गुप्तों के इतिहास के संबंध में प्रमाणिक माना जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश। S.R. गोयल ने गुप्तों की मूल भूमि का प्रश्न पुरातात्विक आधार पर हल करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार किसी भी वंश के प्रारंभिक लेख
तथा सिक्के प्रायः उसी स्थान से प्राप्त होते हैं जो उसका आदि निवास होता है। गुप्त वंश के प्रारंभिक लेख तथा सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, अतः उनका मूल निवास स्थान इसी क्षेत्र में कहीं रहा होगा। आइए दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं और इसके अगले वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। फिर इसका लड़का घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी बना। फिर इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना। इसका शासनकाल था 319 से 350 ईस्वी। दोस्तों, इसी शासक ने गुप्त संवत चलाया था। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। दोस्तों, वास्तविक संस्थापक हम इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ गुप्त वंश का। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका लड़का समुद्रगुप्त शासक बना। इसका शासनकाल 350 से 375 ईस्वी में रहा। दोस्तों, जो इतिहासकार विसेंट स्मिथ हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर दोस्तों, समुद्रगुप्त का लड़का चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। इसकी उपाधि विक्रमादित्य है और इसी के शासनकाल में फाहियान का आगमन हुआ और इसी के शासनकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है। फिर इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना। इसकी उपाधि महेंद्रादित्य थी। इसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक रहा और यह विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त शासक बना और इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि हूणों का आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ। और स्कंदगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य। दोस्तों, जिस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम ने उपाधियां धारण की थी, उसी प्रकार नरसिंहगुप्त की उपाधि भी बालादित्य है। बालादित्य इसकी उपाधि है नरसिंहगुप्त की। और इस वंश का लास्ट शासक विष्णुगुप्त था। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी भी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 3 टीचर एजुकेशन को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।